सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये एपिसोड या फिर पार्ट होने वाला है मनी एंड बैंकिंग का। मनी चैप्टर को मैंने अपलोड कर दिया, आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना, उसको देख लेना। ये पार्ट जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो हम थोड़ा बैंकिंग को अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। बैंकिंग चैप्टर, बैंकिंग कितने प्रकार का होता है? सबसे पहली चीज़ तो है, तो बैंकिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक, जो कि हर कंट्री का अलग अलग होता है। भारत के लिए ये आरबीआई है। आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, जो कि इसके फंक्शंस के बारे में, इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉमर्शियल बैंक को देख लेते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक होता क्या है एक्चुअली में। सबसे पहले चीज़ ये कॉमर्शियल बैंक, इसके डेफिनेशन को फिर समझाता हूँ मैं इसको। कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which perform the functions of accepting deposit, granting loans, and making investment with the aim of earning money। ये एक्चुअली इस पॉइंट में कहना क्या चाह रहा है कि जो कॉमर्शियल बैंक होता है एक तरीके का एक इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ग्रांट करता है लोन को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, जिसका मुख्य जो एम होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। ये कॉमर्शियल बैंक के मेन कॉमर्शियल बैंक का काम होता है। कॉमर्शियल बैंक का एक और अगर आप समझना चाहते हैं तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो कि हमसे जुड़ा होता है, खास करके जैसे एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक या फिर कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक। और भी बहुत सारे बैंक हैं, कुछ इसमें से प्राइवेट होते हैं, कुछ सरकारी होते हैं, जैसे एसबीआई और पीएनबी जो सरकारी हैं, और सारे भी बहुत सारे सरकारी के आपको एग्जांपल मिल जाएँगे। और इनके जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट बहुत सारे फंक्शंस को हमको नहीं पढ़ना है। सबसे मेन फंक्शंस को हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्रेडिट क्रिएशन, यानी जो बैंक है वो आपके कैसे पैसे को डबल करता है, 3 गुना, 4 गुना करता है। हम सबसे पहले उसको पढ़ने वाले हैं, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ये मैंने उसी सारी को ड्राइव कर रखा है एक टेबल के अकॉर्डिंग। ये टेबल ये रहा, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये टेबल क्या कहना चाहता है। इस टेबल में क्या क्लैरिटी हो रही है। मनी क्रिएशन यानी एक बैंक में मनी क्रिएशन कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी बैंक में 1000 रुपए जमा किए, ठीक? उस बैंक में आपने 1000 रुपए जमा किए, तो बैंक तो उसको एक्सेप्ट करके रखने वाला है। और लेकिन वो उसको हमेशा बैंक में रखा थोड़ी रहेगा, उसको वो किसी और को लोन ग्रांट कर देगा 900 रुपए का। 900 रुपए का क्यों लोन ग्रांट करें? क्योंकि उसने एलआरआर, जो कि लीगल रिजर्व रेशियो होता है, इसको मेंटेन करना होता है। क्योंकि 10% का लीगल रिजर्व रेशियो ये वेरी करता है, यानी गवर्नमेंट इसको चेंज करती है, लेकिन मैं टेबल के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूँ। अगर उसने 10% का लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब ये एक तरीके का, मैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि अगर लीगल रिजर्व रिजर्व रेशियो को क्या कहते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो को मैं आपको समझाता हूँ। इधर देखो, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंक इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ money supply in the economy, which contribute money supply by the creating credit in terms of demand deposit supply. New deposit 100 is made, suppose a new deposit of 100 is made by the depositor into the bank legal reserve ratio is 10%, जो कि 10% अगर बैंक का legal reserve ratio है, बैंक will keep LLR for 10%। मीन्स 10 मतलब 1000 का वो 10% LRR के रूप में मेंटेन करके रखेगा, और बाकी बचे हुए को वो 900 रुपए का लोन बोरोवर किसी और को दे देगा। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आरबीआई कहता है कि आपको एलआरआर मेंटेन करना होता है, इसलिए एलआरआर किसी भी बैंक में, या फिर हम इसको ड्राइव करने के लिए 10% का एलआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। सो 1000 का 10% होगा 900, और जो हमने एलआरआर मेंटेन किया है वो 1000 का 10%, और 1000 का 10% 100 रुपए होगा। एलआरआर मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद से 900 रुपए जो बचेंगे, इसको हम लोन किसी और को दे देंगे। तो ये राउंड 1 हो जाएगा। 900 रुपए से इसका हम 10% निकालेंगे तो 90 होगा। 90 में से बचे हुए 900 में से 90 घटा के 810 रुपए जो बचेगा वो हम किसी और को दे देंगे, यानी किसी और बोरोवर को दे देंगे, जो कि राउंड 2 का फिगर है। इसके बाद से हम 810 रुपए का 10% निकालेंगे तो वो 81 होगा, और 81 810 में से माइनस करेंगे तो 729, इसको हम लोग किसी और को दे देंगे। जब उसको हम करेंगे तो फिर इसका अगर 10% निकालेंगे तो वो 72.9 होगा, और बचे हुए अमाउंट को हम लोग लोन के लिए अगर सबको ग्रांट कर देंगे। ऐसे जब कई सारे राउंड, यानी बहुत सारे राउंड जब चलता रहेगा, तो अंत में जाकर जो क्रेडिट क्रिएशन होगा, यानी एक सेकेंड, अंत जो सबसे आखिरी स्टेज में आ जाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा, यानी टोटल जो डिपॉजिट हो जाएगा वो आपका 10,000 का हो जाएगा, और लोन जो ग्रांट होगा वो 9,000 का, और जो एलआरआर मेंटेन हो जाएगा वो आपका 10% 1000 का हो जाएगा। यानी जब ये एकदम ज़ीरो तक आ जाएगा,
ये एकदम ज़ीरो तक आ जाएगा तो आपका टोटल डिपॉज़िट जो हो जाएगा वो द 10,000 का हो जाएगा और लोन जो हो जाएगा वो 9,000 का, क्योंकि हमने और जो एलआरआर होगा वो 10% के हिसाब से 10,000 का ₹1,000 हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे कि क्या आपने इसको करके देख रखा है कि ये 10,000 कैसे होता है? तो ये किसी भी कोई भी नहीं कर सकता, बट हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लाई का। मनी मल्टीप्लाई का फ़ॉर्मूला क्या कहता है? 1 अपॉन एलआरआर, यानी जो लीगल रिज़र्व रेशियो है इंटू में 100। ठीक, मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एलआरआर इंटू 100। सो हमारे पास एलआरआर कितना था, तो 10% एलआरआर था, 10% था, इसको हम लोग जब 100 से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला 1 अपॉन एलआरआर ही होता है, बट हमने इसको क्लैरिफाई करने के लिए ऐसा कर रखा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टाइम हो जाएगा, तो हमें उसको सबसे अब इसको टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर, यानी जो इनिशियल डिपॉजिट होगा कितना है 1000, इसमें मनी मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करके 10,000 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी टोटल डिपॉजिट हमको पता चल जाएगा कि 10,000 है। सो ऐसे करके बैंक्स जो होते हैं, जो प्राइवेट या फिर कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, मनी क्रिएशन करके आपके ₹1,000 को ₹10,000 में क्रिएट करते हैं, और जो मनी क्रिएशन होता है ये एक नेशनल इनकम में बढ़ाने के लिए काम आता है, यानी ये नेशनल इनकम में सपोर्ट करता है। अब चलते हैं जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रल बैंक, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल एंड ऑपरेट डायरेक्ट डायरेक्ट एंड द इंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। मतलब ये एक ऐसा बैंक होता है, एक ऐसी एपेक्स बॉडी होती है जो किसी भी कंट्री में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सारे बैंक को ऑपरेट करता है और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है किसी भी एक कंट्री में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1934 में अंडर द एक्ट ऑफ अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ पास्ड इन 1934, यानी आरबीआई की जो हमने इस्टेब्लिश किया था, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं आगे। अदर कंट्रीज़, मतलब अगर हम और सारी कंट्रीज़ को देखें तो उनकी भी कुछ-कुछ सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम का जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। यूएसए का बैंक को हम फेडरल रिज़र्व सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी जो उसका सेंट्रल बैंक है यूएसए का, उसको फेडरल रिज़र्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स को देखने वाले हैं। फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक्स के? तो देखिए, सबसे मुख्य में कुछ-कुछ फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, कि करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर एंड सुपरवाइज़र, बैंकर्स के जो सुपरवाइज़र्स होता है, बैंकर्स बैंक या उनके सुपरवाइज़र होता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई क्रेडिट, और कस्टोडियन फॉर फॉरेन एक्स रिज़र्व। अब हम एक-एक पॉइंट को हम लोग क्लियरली इस चैप्टर में देखने वाले हैं, अगले सारे पार्ट्स में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसने क्या कहा है कि करेंसी अथॉरिटी जो होती है वो आरबीआई के पास होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यू करेंसी इन द कंट्री। In India, Reserve Bank of India has sole right of issuing paper currency notes, except 1 rupees note and coins which are issued by the Ministry of Finance। मतलब ये कहना चाहता है कि किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक की जो अथॉरिटी होती है वो नोट्स को इशू करना होता है, नोट को छापना होता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करेंसी इशूइंग मतलब पेपर करेंसी को छापने का अधिकार है, सिर्फ 1 रुपये के नोट्स को और उनके कॉइन्स को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है। ये इसका पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद से चलते हैं आपके सेकंड फंक्शंस में। ये क्या कहना चाहता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट and all the state government except the Jammu and Kashmir as a banker. It carries outcome out all banking business of the government। इस पॉइंट को अगर हम मेनली तरीके से समझे कि जो ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी ये बैंकर का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है। हमारा बैंक कौन सा होता है? कॉमर्शियल बैंक्स को हम अपने बैंक से नाम से जानते हैं, और जो सेंट्रल आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक होता है। ये करता क्या है? इसके मुख्य-मुख्य काम क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि इट मेंटेन द करंट अकाउंट फॉर कीपिंग द कैश बैलेंसेस। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करंट अकाउंट को मेंटेन करके रखता है। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट करता है फॉरेन एक्सचेंज में, और उसको भी अपने पास रखता है। इसको हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इट आल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांस टू द गवर्नमेंट
फॉर टेम्पररी पीरियड, मतलब ये लोन भी देता है गवर्नमेंट्स को। अगर गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये गवर्नमेंट को लोन देता है टेम्पररी पीरियड के लिए। द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम सेलिंग टीजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। टीजरी बिल्स को सेल करके सेंट्रल बैंक जो होता है वो मनी बोरो करता है कॉमर्स गवर्नमेंट जो है वो मनी बोरो करता है सेंट्रल बैंक से बाय द सेलिंग टीजरी बिल्स। नाउ कम जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है कि ये बैंकर्स बैंक है और सुपरवाइज़र है। जैसे हमारा बैंक होता है वो हम कॉमर्शियल बैंक को अपना बैंक कहते हैं। लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक के जो बैंक होता है इसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं या फिर सेंट्रल बैंक से कहते हैं। चलिए इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन अ कंट्री। देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट and supervise their proper functioning. Being the apex bank, the central bank यानी RBI act as the bankers to the other banks. In sense, it bears some relationship between commercial bank as the later maintain the general public। मतलब ये गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता पब्लिक के थ्रू, ये कनेक्ट होता है कॉमर्शियल बैंक के थ्रू, और कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो कनेक्टेड होता है हमारे से। सो बैंकर्स बैंक मतलब ये बैंकर्स का एक तरीके का बैंक होता है, इनकी ये एडवाइस लेता है, इनके एडवाइस को एक्सेप्ट करता है, इनके एडवाइस को कॉमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है। तो इस तरीके से ये एक्ट करता है। ये एक एपेक्स बॉडी होती है बैंकिंग सिस्टम की जहाँ पे हर तरीके का चीज़ें होती हैं। इसके जो फंक्शंस होते हैं इसमें भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ये करता है। जैसे ये custodian of cash reserve, commercial bank are required to keep certain proportion of their deposit as known as cash reserve ratio। मतलब कॉमर्शियल बैंक, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो कॉमर्शियल बैंक को होता है वो सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक के साथ इसको मेंटेन करना पड़ता है। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट्स एट कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब आगे चलते हैं। इसके कुछ होता है लेंडर फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सोर्सेज, द अप्रोच ऑफ सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स, मतलब उनको लोन देना होता है एडवांस इन एज लेंडर एट द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब सबसे आखिरी में अगर बैंक डूबने लगता है तो उसको पैसे देके गवर्नमेंट बचा लेती है, यानी सेंट्रल बैंक बचा लेता है। सेंट्रल बैंक असिस्ट दीज बैंक्स थ्रू डिस्काउंटिंग of approved securities and bill of exchange। थर्ड जो होता है क्लियरिंग हाउस, a central bank hold the cash reserve of all the commercial bank, it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house। all commercial banks have their accounts with the central bank। सारे commercial bank का जो account होता है वो central bank के साथ होता है। therefore the central bank can easily settle claims various commercial bank against each other। मतलब जो भी claims होता है उसको settle down कर लेता है by making debit and credit एंट्रीज इन देयर अकाउंट। उनके अकाउंट्स में क्रेडिट और डेबिट करके वो सारे अकाउंट्स को सेटल कर लेता है। ये एक सुपरवाइजर की तरह वर्क करता है, मतलब उनको रेगुलेट करता है, उनको अच्छे तरीके से बताता है कि आपको कैसे या कब क्या डिसीजंस लेने चाहिए। नाउ कम्स टू फोर्थ पॉइंट, यानी जो फोर्थ फंक्शंस है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब वो इकोनॉमी के बिहाफ पर सबसे अच्छे तरीके से मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। एज आरबीआई हैज़ द सोल मोनोपोली इन करेंसी इशू, it can control credit and supply of money। For this, RBI makes following methods to control, मतलब वो कुछ तरीकों से देश में क्रेडिट कंट्रोल को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ एक तरीके से हम कंफर्म करेंगे कैसे कैसे वह देश में क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रेपो रेट, जो रेपो रेट जो होता है इसको कैसे इसके थ्रू कंट्रोल करता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री यानी आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। मतलब द द सेंट्रल बैंक एडवांस लोन्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और इग्लिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है ये लोन एडवांस करता है किसके अप्रूव्ड सिक्योरिटी और बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, एंड इंक्रीज इन रेपो रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स। मतलब जो रेपो रेट होता है अगर इसमें इंक्रीजमेंट आ जाती है तो उसके जो बोरोइंग कॉस्ट होता है सेंट्रल बैंक से वो बढ़ जाता है, और यह कॉमर्शियल बैंक को इंक्रीज कर देता है लेंडिंग रेट्स में। मतलब एक तरीके से मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि जो रेपो रेट होता है ये एक तरीके का रेट होता है, जैसे हम लोग को इंटरेस्ट रेट लगता है इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक से जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है तो उसको हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। रेपो रेट जैसे ही इंक्रीज होता है सो उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, और
इसके इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कमर्शियल बैंक जानते हैं क्या करता है? वो लेंडिंग रेट्स यानी जो हमसे जब हम जिस कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उसकी जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। जो कि अ लोन लेने के लिए डिस्करेज करता है फॉर द पीपल्स यानी हम लोग को डिस्करेज करता है यानी अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो हम लोन लेने नहीं जाएँगे। यही सिंपली इस चीज़ में समझाने की कोशिश कर रहा है। इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रेडिट क्रिएशन मतलब ये क्रेडिट क्रिएशन में इसको कम कर देता है और डिक्रीज़ इन रेपो जैसे ही रेपो रेट कम हो जाता है तो कमर्शियल बैंक क्या करती हैं वो ज़्यादा लोन लेती हैं और इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं जिससे हम लोग लोन लेने लग जाते हैं। सो दैट इज़ इसको इसने कहा है एंड वाइस एंड वर्सा। अब आगे चलते हैं बैंक रेट एंड डिस्काउंट। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। बैंक रेट मतलब ये रेट होता है जिससे कमर्शियल बैंक की लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरी की जाती हैं। आरबीआई हैज़ बीन एक्टिवली यूजिंग बैंक रेट टू कंट्रोल अ क्रेडिट। बैंक रेट हैज़ द सेम इफेक्ट that of repo rate, that is increase in the bank rate increase the cost of borrowing from the central bank, which leads to increase in lending rates, and commercial bank it discourages borrowers from taking loans, which reduce the ability of commercial bank to create credit। ये सिंपली रेपो रेट की तरह ही है कि जैसे ही बैंक रेट बढ़ेगा, जैसे ही बैंक रेट बढ़ता है सो कमर्शियल बैंक क्या करती है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए जिससे बोरोवर को कम लोन लेने के लिए इंकरेजमेंट मिलती है। सो दैट्स वाई कमर्शियल बैंक का जो एक फंक्शंस है वो समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओपीओ इसको देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक from to the public and commercial bank। RBI is authorized sell and purchase treasury bills and government securities मतलब आरबीआई के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बिल्स को बेच सकती है। इट डज नॉट मैटर वेदर द सिक्योरिटीज आर बॉट और सोल्ड टू द पब्लिक और बैंक बिकॉज अल्टीमेटली द अमाउंट विल बी डिपॉजिट इन द ट्रांसफर फ्रॉम द सम बैंक्स मतलब अगर इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सिक्योरिटीज किसको बेचता है किसको नहीं बेचता। अल्टीमेटली जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा सम बैंक्स में। सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। अब सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज से क्या इफेक्ट पड़ता है? सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इट एडवर्सली अफेक्ट द बैंक एबिलिटी टू क्रेडिट क्रिएट देयर फॉर डिक्रीज ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जैसे ही सिक्योरिटी को गवर्नमेंट बेचने लगेगी तो जो किसी भी चीज़ को कमर्शियल बैंक खरीदने लगे क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं एज़ पर वो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हैं एक तरीके से। और ये क्या करेगा जैसे ही पैसा से ये लोग सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर खरीद लेंगे या फिर सेंट्रल बैंक से जब ये सिक्योरिटीज़ को खरीद लेंगे तो ये एक तरीका क्या होगा मनी सप्लाई कम हो जाएगी एक इकोनॉमी में। अब परचेज ऑफ सिक्योरिटीज मतलब जैसे ही गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक होगी वो इंक्रीज द रिजर्व्स एंड रेज देयर बैंक्स एबिलिटी। जैसे ही वो परचेज करने लगेगा तो मनी की जो सप्लाई होगी वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। दैट विल हाँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद से चलते हैं 4th पॉइंट पे लीगल रिजर्व रेशियो जो कि एलआरआर हमने पढ़ा था पीछे भी मनी सप्लाई में। वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द लीगल रिजर्व रेशियो requirement, commercial bank are obliged to maintain reserves. It is very quick and direct method for controlling credit creating power of commercial bank। Commercial banks are required to maintain reserves on two accounts। So देखिए हमने लीगल रिजर्व रेशियो में क्या पढ़ा था? अगर जैसे ही लीगल रिजर्व रेशियो जो कि इसमें 10% था तो हमने 1000 रुपये का 10% लीगल रिजर्व रेशियो मेंटेन किया था जो कि 100 रुपये था। सो कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा बचा बाकी को ट्रांसफ़र करने के लिए? वो 900 रुपये था जो कि वो ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे ही लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगी मतलब अगर ये 20% हो जाएगा तो 1000 का 20% होगा 800। सो 900 से कम हुआ। सो अब कमर्शियल बैंक जो होगा वो कम लोन देगा एज़ कम्पेयर टू जब लीगल रिजर्व रेशियो 10% था। जैसे ही ये बढ़ जाएगा सो बैंक जो होगा वो कम लोन लेना शुरू कर देगा। जैसे ही ये कम होगा सो बैंक जो होगा वो ज़्यादा लोन देने लग जाएगा। तो चलिए अब इसमें समझते हैं सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। इसके कुछ पार्ट्स हैं। कैश रिजर्व रेशियो इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड at the time of liability to be kept by the commercial bank with the central bank। A change in CRR affects the ability of commercial bank to create the credit। For instance, an increase in CRR reduce the excess reserve of commercial bank and limits their credit creating power। ये ये एक तरीका समझाने की सीआरआर का मतलब ये है कि
जो मिनिमम परसेंटेज है जितनी आप कॉमर्शियल बैंक की डिमांड होती है सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक डिमांड करता है कि एक तरीके से कैप्ट कर लेता है कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक को दे के कॉमर्शियल बैंक उसको रख लेता है। अब चलते हैं एसएलआर में। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड of net demand and at the time of liability commercial bank are required to maintain with themselves। इसको अपने में ही इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को। एसएलआर इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ designated liquid asset such as excess reserve, government and other approved securities or current account balances with the other banks। Change in SLR affect the freedom of bank to sell the government securities to borrow against them from the central bank as increase in the SLR reduce the ability to the banks to create a credit and vice versa। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट से हम एक तरीके से समझना चाहते हैं। देखिए, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड बाय द बोरोवेंट्स अगेंस्ट द लोन। मतलब अगर आपने 10,000 का लोन, 10 लाख का लोन अप्रूव किया है, तो उसमें से गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 लाख की सिक्योरिटीज को जमा कर देगी, किसी तरीके से जमा कर देगी, और 7 लाख का लोन दे देगी। ठीक। सो जैसे ही अगर इकोनॉमी में इसको कंट्रोल करना पड़ता है, तो जानते हैं इसको गवर्नमेंट क्या करती है, जो 3 लाख का रिजर्व आपको रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, इसको मेंटेन करना होता है, इसको बढ़ा के 4 लाख कर देती है। अब आपको कितना मिलेगा, 6 लाख। और जैसे ही अगर आप इसको पूरा नहीं करेंगे, सो ये डूब जाएगा, ये भी चला जाएगा, और ये 10 लाख रुपए भी किसी सिक्योरिटी के रूप में भी चला जाएगा। तो सो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ एक तरीके से इसको पढ़ के। सो लेट्स स्टार्ट। if the margin fixed by the central bank is less than 40%, then commercial bank are allowed to give loan only up to 60%। मतलब अगर 40% का कॉम सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया कि आप 40% का मार्जिनल रिक्वायरमेंट ही लें, यानी 10 लाख में से आप 4 लाख रुपए का मेंटेन करके रखेंगे, तो कॉमर्शियल बैंक को सिर्फ 60 लाख का ही, मतलब 6 लाख का ही लोन देना पड़ेगा, उसका 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, the reserves banks can alter amount of loans made against commercial securities of the bank. An increase in margin reduce the borrowing capacity and money supply. A fail in margin encourage to people to borrow more. RBI may prescribe different margins for the different type of borrower against their securities of some commodity. Margin is necessary because if bank gives loan equal to the full volume security, the bank will suffer losses in case of price security। सिंपली एक तरीके से कहना चाहता है कि बैंक को अगर अपने जो भी लोन उसने दिया है उसको अगर फुलफिल करना है, उसको चाहता है कि वो उसको वापस मिले, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब वो 10 लाख रुपए का लोन अगर अप्रूव करता है, जिसमें से 40% अगर उसको मेंटेन कर लिया, यानी 4 लाख रुपए मेंटेन कर लिया, तो जो भी बोरोवर होगा वो 6 लाख रुपए सिर्फ उसको मिलेगा, और वो 4 लाख रुपए बैंक के पास जमा होंगे किसी फॉर्म में, यानी वो गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, या फिर किसी तरीके से वो बैंक, कमर्शियल बैंक के पास जमा रहेगा। तो जो जिसने 10 लाख का लोन लिया है, वो ये सोचेगा कि मेरा जो ये 4 लाख का मेंटेन है, ये भी चला जाएगा अगर मैं लोन नहीं भरूंगा, और ये 6 लाख तो जाएगा ही जाएगा। सो इससे बढ़िया है कि मैं लोन भर लेता हूँ। तो दैट्स वाई यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट से कॉमर्शियल बैंक को अब प्रॉब्लम नहीं होगी अपने जो भी उसने लोन अप्रूव किया है उसको बियर बैक करने का, मतलब अगर उसको फिर से वो वापस लाता है। सो यहाँ पे बैंकिंग चैप्टर ख़त्म होता हुआ और मनी एंड बैंकिंग भी ख़त्म होता, 2 पार्ट्स में ख़त्म हुआ। आई नो बहुत सारी दिक्कत है इस चैप्टर में, मुझे खुद हुई एक्चुअली मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो बहुत सारा दिक्कत हो गया, मुझे भी कुछ फेस करना इसमें प्रॉब्लम में आपको समझाने में दिक्कत हुई। एक्चुअली में बहुत सारे फंबल हैं इस वीडियो में, सो होप आप इसको इग्नोर करेंगे। एट द टाइम ये सारी चीज़ें सुधर जाएँगी, और अच्छे तरीके से वीडियो में लेके आऊँगा। प्लीज़ सपोर्ट, शो योर लव, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।